रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं. रिफ्रैक्शन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. इफ आई से light is a non-mechanical wave. Non-mechanical wave. What is that? ये क्या होता है? Non-mechanical wave कहने का मतलब ये है कि लाइट एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से साउंड एनर्जी को प्रोपगेट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर मीडियम की रिक्वायरमेंट है. अगर हम स्पेस में चले जाए जहाँ पे वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे अगर कोई हमारे सामने स्पीकर रख दे तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी. वाई? बिकॉज देयर इज वैक्यूम, देयर इज नो पर्टिकुलर मीडियम. सो हमें साउंड एनर्जी ट्रैवल नहीं कर सकती. बट यही चीज़ लाइट के साथ नहीं होता है. लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल. लेकिन अगर हम मीडियम्स को बदल दें तो फिर लाइट की प्रोपगेशन की जो स्पीड है ये बदल जाती है. लाइट की प्रोपगेशन की जो रफ्तार है ये बदल जाएगी. अब ये डिसाइड होता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम से. मीडियम्स की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जिसको बोला जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी. अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? आप बस इतना समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो लाइट एनर्जी को उसके थ्रू पास होने से अलाउ करती है. मतलब कोई भी मीडियम लाइट एनर्जी को कितना अलाउ करती है कि वो उसके आर पार चला जाए, वो हम ऑप्टिकल डेंसिटी से समझते हैं. Now let me tell you, the 9th class वाला मास वॉल्यूम वाला डेंसिटी एंड दिस ऑप्टिकल डेंसिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो हमने 9th क्लास में डेंसिटी पढ़ा था वो अलग है इस ऑप्टिकल डेंसिटी से. ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिक्स लाइट चैप्टर में आता है. मास वॉल्यूम वाला डेंसिटी वो 9th का जो हमने जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा था, फ्लूइड पढ़ा था, वो उसमें था. बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट थिंग्स. फाइन. सो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? वो लाइट से रिलेटेड है और वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो बताता है कि उस मीडियम से लाइट कितना आर पार जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू मीडियम्स. पहला हमारा मीडियम है वाटर और दूसरा मीडियम है एयर. अब इसको आपने प्रैक्टिकली फील किया होगा कि लाइट अगर वाटर के अंदर से क्रॉस करे तो वो थोड़ा सा ब्लर्ड दिखाई देता है, इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, हेजी होता है. लेकिन हम एयर मीडियम में अगर देखें तो फिर लाइट हमें काफ़ी क्लियर दिखाई देती है. तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वाटर डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट. वाटर मीडियम लाइट एनर्जी को इजीली पास होने नहीं देता. बट एयर मीडियम जो है वो उस मीडियम से हमें लाइट क्लियरली दिखाई देती है. मतलब एयर इज अलाउइंग लाइट टू पास, राइट? सो वी कैन से दैट एयर मीडियम इज ऑप्टिकली रेयरर एंड वाटर मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर. वाटर मीडियम ऑप्टिकली डेंस है इसलिए तो वो लाइट को पास होने नहीं दे रहा है. एयर मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है तभी तो वो इजीली लाइट को पास होने दे रहा है. सो हियर वाटर इज ऑप्टिकली, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी ऑफ वाटर मीडियम, दिस इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर. या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एयर मीडियम को हम ऑप्टिकली रेयरर बोलेंगे इन कंपैरिजन टू वाटर मीडियम. वाटर मीडियम के कंपैरिजन में एयर मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है. इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेसिकली रिफ्रैक्शन में ऑप्टिकल डेंसिटी का आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑप्टिकल डेंसिटी से ही लाइट का बिहेवियर, उसकी जो स्पीड है वो अफेक्ट करती है. दैट्स द रीजन. नाउ अगर हम हमारे सोलर सिस्टम में देखें तो वी गेट लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से हियर इज सन and here we have earth. So light energy sun से earth तक पहुंचने के लिए वो अराउंड 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगाता है. मतलब light energy which is coming from sun takes around 8 minute 20 seconds to reach earth. This is 8 minute 20 seconds. But अगर by any means, बाय एनी एक्सटर्नल मीन्स हम कुछ ऐसा कर लेते हैं कि सन से अर्थ
बीच में हमें पता है वैक्यूम था, वैक्यूम है अभी भी, लेकिन अगर हम इस बीच में वाटर मीडियम को फिल कर दें, ठीक है, दिस इज वाटर मीडियम, बाय समहाउ हमने ये किया, तो लाइट जो वैक्यूम में 8 मिनट 20 सेकंड लगा रहा था, वो अभी इस मीडियम को क्रॉस करके अर्थ तक पहुंचने में उसे लगभग 12 से 13 मिनट तक लग जाएगा। दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू, 12 से 13 मिनट तक लाइट को लग जाएगा सन से अर्थ तक पहुंचने के लिए। सो व्हाट वी ऑब्जर्व कि जैसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है, लाइट की स्पीड जो है वो बदल जा रही है और ज्यादा टाइम लग रहा है लाइट एनर्जी को टू पास थ्रू दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ओके, सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से स्पीड अफेक्ट होती है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड भी कम हो जाएगी लाइट एनर्जी की, है ना। सो मैं यहाँ पे समराइज कर देती हूँ। अगर मीडियम डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी इफ दिस थिंग इज हाई, तो फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का अगर वो ज्यादा है, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वो उस पर्टिकुलर मीडियम में कम हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज, फाइन। अच्छा, अब क्या होगा अगर हम लाइट को कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स में पास कराएं? तो अगर देयर आर टू डिफरेंट मीडियम्स, जैसे कि एयर और वाटर का ही ले लें फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यहाँ पे हमने ये एयर मीडियम है, एयर से प्रेजेंट करते हैं, लेट्स से दिस इज योर एयर मीडियम, और यहाँ पे हमारे पास वाटर मीडियम है, दिस इज द वाटर मीडियम, और ये जो मैंने मेंशन किया है दिस इज जस्ट एन इंटरफेस, दिस इज जस्ट अ लाइन व्हिच इज डिफाइनिंग द डिफरेंस बिटवीन एयर मीडियम एंड वाटर मीडियम। इसके ऊपर एयर मीडियम है, नीचे वाटर मीडियम है, करेक्ट। ओके, अब अगर हम वाटर को लाइट एनर्जी को इन दोनों मीडियम से क्रॉस कराएं तो क्या बिहेवियर ऑब्जर्व होगा? थिंग इज लाइट एनर्जी अपना पाथ चेंज कर देगी। हमें पता है कि स्पीड अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग होती है ना। ये चीज हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा, लाइट का जो डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एयर मीडियम में लाइट एनर्जी कुछ ऐसे ट्रैवल कर रही थी इस डायरेक्शन में, और जैसे ही वो इंटरफेस इस पॉइंट पे जैसे ही वो आती है, जैसे ही वो इंटरफेस को रीच करती है जहाँ पे एयर और वाटर दोनों अलग हो रहे हैं, जैसे ही वो इंटरफेस को रीच करेगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे बदल जाएगा, कुछ ऐसे। उसका ओरिजिनल डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो फिर दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ लाइट एनर्जी, बट द डायरेक्शन हैज चेंज्ड नाउ। अभी ये लाइट की प्रॉपर्टी है कि जैसे ही आप मीडियम अलग अलग मीडियम से पास कराओगे, लाइट की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि उसकी डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। नाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ विच देयर इज bending of light when it passes through different medium, or change in path of light when it passes through different medium is known as refraction of light. यही property को refraction बोला जाता है। So the change in path of light when it passes through different medium, when it passes through different medium, अलग अलग मीडियम से जैसे ही वो क्रॉस करेगा, there will be a change in path. This is known as refraction. इस प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। लेट्स से दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एयर एंड लेट्स से वही वाटर हो गया हमारा, ठीक है, और दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके, इसको हम डेंसर बना देते हैं, दिस इज द वाटर मीडियम, हमने डेंस कर दिया इसको, ओके,
इंटरफेस तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, ये कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था। ये हमने इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा इंसिडेंट रे था, दिस इज योर इंसिडेंट रे आई, दिस इज ओ एंड दिस इज आर। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये तो आई ओ हमारा, मैं मेंशन कर देती हूँ, आई ओ इज द इंसिडेंट रे, इनकमिंग लाइट रे, जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा। ओके, ओ इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये अंडरस्टूड है। Now the angle between, this is your normal, this is n or n dash, हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, n और n dash, normal to the interface. So angle between I incident ray and normal, ION, this is known as angle of incidence. And ये जो OR बन रहा है यहाँ पे, this part is important, OR, ये जो लाइट रे है हमारा, this is your रिफ्रैक्टेड रे। जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने रिफ्लेक्टेड रे पढ़ा था, वैसे ही रिफ्रैक्शन में दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्ट कर गया है, ठीक है। और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा, दैट विल बी योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल n dash OR is known as angle of refraction. मतलब अगर मुझे इंडिकेट करना है, सो दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम ये पढ़ते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने हमारे जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अभी इसका प्रीवियस टॉपिक ही रिफ्लेक्शन था, तो आपने ये पार्ट कर रखा होगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में ये चीज नहीं होती है, मतलब एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों अलग नहीं होते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है, देयर आर एक्सेप्शंस जहाँ पे एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर होगा ही, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में एट सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। सो हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी है रिफ्रैक्शन की। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके और भी ज्यादा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड और भी डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।